जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट की लर्निंग डिसेबिलिटी के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे बनते हैं। क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आपको सीटेट लर्निंग डिसेबिलिटी के जो भी आपके कंटेंट थे, थ्योरेटिकल कंटेंट थे, उसको मैंने आपको वीडियो में करा दिया है। सारी डिसेबिलिटी को मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिए, जिससे आपके सीटेट में लर्निंग डिसेबिलिटी के जो दो मुख्य प्रश्न आते हैं वो आपके बहुत बेहतर तरीके से सही हो सकें। और हम लोग एक एक नंबर का जो इम्पोर्टेंस होता है उसको हम लोग देखते हुए ये आपके प्रश्न को तैयार किए हुए हैं, ताकि आपके इससे बनने वाले प्रश्न बाहर ना जा सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न आपका रखा हुआ है कि एक बच्चा है जो सॉ और वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह किस प्रकार से ग्रस्त है। अब देखिए, कोई भी बच्चा है, यानी सौ को वो वाच पढ़ ले रहा है या वाच को सौ पढ़ ले रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है या अनक्लियर को न्यूक्लियर कह पा रहा है, तो यानी उसको पढ़ने से संबंधित विकार महसूस हो रहा है ना। तो पढ़ने से जो संबंधित विकार होता है वो कौन सा होता है, आपको पता है। पढ़ने से संबंधित विकार हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले का जो उत्तर होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने से संबंधित होती है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है गणितीय गणनाओं को करने में अक्षमता, यानी इनेबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता है। अर्थात कोई बच्चा जो गणितीय गणनाओं को करने में अक्षम है या तार्किक गणनाओं को करने में अक्षमता है, उसके अंतर्गत तो वो किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, अभी डिस्ग्राफिया है आपके सामने। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है दोस्तों, ये लेखन से संबंधित विकार होता है। किससे संबंधित विकार होता है, लेखन से संबंधित विकार होता है। अगली बात डिस्कैलकुलिया है। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया है कि डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलिया से ट्रिक याद रखिएगा कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब गणितीय गणना करना। तो गणितीय गणनाएं, चाहे वह हमारी गणितीय गणना हो, लॉजिकल आपकी जो है कैलकुलेशन हो, तो सभी में अगर ऐसे अक्षमताएं देखने को मिल रही हैं तो वो अक्षमता हमारी कैलकुलिया यानी डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने डिस्प्रैक्सिया भी दिया हुआ है। तो ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, है ना। कि डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में क्या करता है, अक्षमता दर्शाता है। कि जैसे चलने दौड़ने, छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने में, और या जूते के हमारे फीते बांधने में जब समस्याएं महसूस होती हैं बच्चों को, तो वो डिस्प्रैक्सिया होता है। यानी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में जो है समन्वय ना स्थापित कर पाना, ऐसी अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। उसके बाद में आपके सामने देखिए लिखा हुआ है डिस्फेजिया क्या होता है। तो डिस्फेसिया क्या होता है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्फेसिया में आप लोग याद रखिएगा कि भाषा से संबंधित विकार होंगे, यानी भाषा को समझने में, उसके साथ साथ बोलने में। तो ऐसे विकार जो होते हैं वो डिस्फेसिया के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इस प्रश्न से मैंने 4 प्रकार के विकार को मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि कैलकुलेशन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चल रहे हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है, जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं, तो उनमें आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो हमारे सीटेट के इम्पोर्टेंस के लिए होते हैं। केवल सीटेट में ऐसे भी ही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो मैंने अपने इस चैनल पर डाल रखा है। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देखिए, बहुत मदद मिलेगी आपको उससे। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या हमारी 3, लेखन विकार यानी राइटिंग डिसेबिलिटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अभी मैंने बताया था कि जो लेखन से संबंधित विकार होता है वो आपका क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है कि डिस्ग्राफिया कैसे, ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है कि ग्राफिया, है ना, डिस्ग्राफिया। ग्राफ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कॉपी है, पेन है, तो पेन का उपयोग करेंगे और उस पर कुछ चीजों को हम लोग खींचते हैं, बनाते हैं। तो लेखन से संबंधित यदि विकार पूछेगा तो डिस्ग्राफिया बताइएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गामा कौशल यानी मोटर स्किल्स
और शारीरिक समन्वय में कठिनाई को क्या कहा जाता है। चौथा प्रश्न सीधा सा पूछ लिया गया कि हमारे जो भी हमारी बॉडी है उसमें समन्वय स्थापित ना कर पाना या मोटर स्किल्स जो होती हैं उसमें समन्वय ना स्थापित कर पाना, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो शारीरिक समन्वय स्थापित ना करने की कठिनाई होती है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा साथियों, क्योंकि आपके ये जो प्रश्न है ना ये हमारे सीटेट के एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और 100% तो प्रश्न पूछा जाता है आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 5। मस्तिष्क की क्षति के कारण भाषा को समझने यानी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज या व्यक्त करने में कठिनाई क्या कहलाती है। अभी मैंने बताया कि अगर भाषा से संबंधित कहीं भी बात आ जाए, भाषा समझने में, भाषा बोलने में, तो इससे संबंधित जो हमारा विकार होता है वो क्या कहलाता है। आइए ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसका उत्तर कौन सा सही होगा, उसी सही हो जाएगा, क्योंकि डिस्फेसिया ऐसा आपका विकार होता है जो भाषा को समझने में, बोलने में कठिनाई को व्यक्त करता है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या है। छठवां प्रश्न कह रहा है एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी आपको एडीएचडी क्या है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद में इसका आपको यहाँ पर हम फुल फॉर्म भी बताएंगे। देखिए जो एडीएचडी होता है उसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसको कठिनाई महसूस होती है, बहुत अधिक सक्रिय होता है यानी हाइपर एक्टिव होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि हाइपर एक्टिविटी करता है। हाइपर एक्टिव होने से क्या होता है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है ना, और किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से नहीं करेगा, पूरा करने में प्रभावित हो सकता है उसका कार्य। तो इसलिए जो आपका एडीएचडी होता है, एडीएचडी जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 कहा जा रहा है, वह मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की बनावट में काल्पनिक दोषों को लेकर चिंतित रहता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसे इससे ग्रसित होते हैं, जो बच्चे ग्रसित होते हैं, बार बार अपने फेस को, चेहरे को जो है शीशे में देखेंगे और बार बार जो है अपने आप को कोसना चालू कर देंगे, खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी जो चीजें देखने को मिलती हैं साथियों वो किस में मिलती हैं, डिस्मॉर्फिया में मिलती हैं। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है डिस्टीमिया का संबंध किससे है। अब ये जो डिस्टीमिया होता है यहाँ पर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डिस्टीमिया होता है साथियों ये एक तनाव से संबंधित विकार होता है। ये थोड़ा सा डिप्रेशन से कम होता है, जो लगभग 2 साल तक के ऐसे बच्चों में बना रह सकता है। बच्चे खुशी महसूस नहीं करेंगे, बच्चे आपस में बात करना चालू कर देंगे, वो किसी भी प्रकार की बातों को जो है गंभीरता से ना लेंगे। तो इसलिए जो आपका ये डिस्थेमिया होता है इसमें आपका उत्तर होगा गंभीर या लगातार रहने वाला तनाव या अवसाद होता है। मैंने बताया ना कि ये डिप्रेशन से थोड़ा सा उससे लेवल का स्तर का कम होता है, लेकिन ये बच्चों में जो है एक गंभीर चिंताजनक होता है कि बच्चे खुशी नहीं महसूस करते हैं इससे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षम बच्चों के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है। अब बात को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, समावेशी, क्योंकि आप जहां भी समावेशी शब्द आ जाए वहां पर हमें ये थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि जिसमें सबको मिला करके चलना हो, किसी को अलग करने की बात ना की जाए, किसी को किसी के साथ भेदभाव करने की बात की ना की जाए, जाति धर्म लिंग वंश आदि के आधार पर भेदभाव करने की बात ना की जाए, सबको जो है व्यवस्थित रूप से आसान भाषा में सिखाने का प्रयत्न किया जाए, कभी दंड का प्रयोग नहीं कराना है, उसको रिगिड पाठ्यक्रम नहीं देना है। इन सभी चीजों को हमको ध्यान रखना है किसमें साथियों, समावेशी शिक्षा में। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षम बच्चों के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है। देखिए लिखा गया पृथक कक्षाएं बनाना। भाई ये बताओ, अगर मान लीजिए हमारे आपके घर के कोई बच्चे हैं और ऐसे अधिगम में अक्षम बच्चे आ गए, तो उनको क्या आप पृथक कक्षा बनाएंगे। तो भैया ये सबसे, है ना, यहाँ पर खराब आपका ऑप्शन दिख रहा है कि पृथक कक्षाएं बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें पूछा प्रभावी रणनीति बताना है ना,
तो भैया लचीला पाठ्यक्रम दीजिए और विविध शिक्षण तकनीकियों का इस्तेमाल करिए। हाँ भाई हाँ, अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाह रहे हैं और अपनी कक्षा को प्रभावित करना चाह रहे हैं, अपनी कक्षा में बच्चों को जो पढ़ाया गया वो सब कुछ आप सिखाना चाह रहे हैं, तो भैया आप अपने बच्चों के ऐसी भाषा में उतर जाइए जहां से बच्चे सीख सकें। यानी लचीला पाठ्यक्रम उनको दीजिए और अपनी शिक्षण तकनीकियों में बदलाव करिए, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम उनको दीजिए। दंड का प्रयोग भैया हमने कहा है अपनी पिछली कक्षाओं में, जीन पियाजे को मैंने पढ़ाया, कोहलबर्ग को मैंने पढ़ाया, उसके साथ साथ में आपको हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत मैंने पढ़ाया। तो इन सब चीजों को आपको मैंने बताया है कि सब में बच्चे को आप राजा मान लीजिए, कि बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको दंड नहीं देना है, उसको रटाना नहीं है, उसको हमें किसी भी प्रकार के प्रताड़ित नहीं करना है। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। अगला लिखा गया केवल व्यावसायिक शिक्षा देना, नहीं भाई, हमको उसको सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सभी को देना है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है हमको, है ना। तो यहाँ से आपका जो सही उत्तर देखा जा रहा है वो कौन सा हो रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम आपके लिए रखते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो आपको ये 10वां प्रश्न जरूर करके बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताइएगा कि इस 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और अगर अभी तक आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक हमारे पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।